प्राकृतिक छटाओं से परिपूर्ण और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मणिपुर इन दिनों लगातार चर्चा में है। हाल के दिनों में मणिपुर से संबंधित दो सकारात्मक खबरें भी देखने और सुनने को मिली है। पहली खबर है, फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा ने मणिपुरी मूल की फिल्म अभिनेत्री लीन लैसराम संग मणिपुरी रीति रिवाज से मणिपुर की राजधानी इम्फाल में उन्होंने शादी की है। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल है इन दिनों, इसलिए मैंने कहा कि पहली सकारात्मक खबर। और दूसरा क्या कहें कि ये पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस देश के अंदर हम सब सुने होंगे और जानते भी होंगे कश्मीर का आतंकवाद, पंजाब में आतंकवाद रहा और नॉर्थ ईस्ट के आतंकवाद से कहीं न कहीं सब लोग इससे अवगत रहे। तो सबसे पुराना आतंकवादी संगठन है वो है UNLF। ये आतंकी संगठन करीब 60 वर्षों से ऊपर का है और कहते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे पुराना आतंकी संगठन और मणिपुर में सबसे पहले इसका गठन किया गया था। कारण इसके कई थे, अतीत की कुछ गलतियां भी, क्योंकि जिस प्रकार से अंग्रेजों के जाने के बाद देशी रियासतों का विलय हुआ भारत में, तो जैसे और जगह के राजा महाराजा को सम्मान देते हुए और फिर उनको इसके लिए प्रेरित करके या समझा बुझा करके विलय कराया गया। लेकिन मणिपुर के संदर्भ में पंडित नेहरू की एक गलत नीति रही। राजा को उन्होंने एक जगह पर बुलाया और उन्होंने राजा के साथ बिना सम्मानजनक व्यवहार किए हुए, जो व्यवहार उचित नहीं था, वैसे व्यवहार के साथ और हठात बलात् इन्होंने विलय कराया। एक वातावरण बना करके अगर विलय कराया जाता उनका सम्मान का ख्याल रखते हुए तो अलग बात होती। इसका भी एक आक्रोश था और इसकी भी एक प्रतिक्रिया थी, जिसके नाते ये संगठन बना। खैर, इस केंद्र सरकार में और राज्य के मणिपुर के मुख्यमंत्री और सरकार के प्रयास से इस आतंकी संगठन ने, जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे पुराना आतंकी संगठन रहा है, उसने बिना किसी शर्त के समर्पण किया है। तो ये भी सकारात्मक खबर है और फिल्म अभिनेता की शादी से ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण। बाकी मणिपुर में अभी भी कुछ नकारात्मक खबरें चलती आ रही हैं। अभी पुनः हिंसा जो शांत पड़ी थी, पुनः हिंसा भड़की है और कई लोग इसके दौरान हताहत हुए हैं। तो मणिपुर के इन चीजों को समझने के लिए कि भाई परिस्थितियां कैसी हैं, आखिर क्यों ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं, क्यों समाज में इतना बिखराव है, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है क्या, तो इस सिलसिले में हम एक प्रतिनिधि मंडल लेकर संतों के साथ, जो सबका मंगल और कल्याण चाहते हैं, ऐसे महात्माओं के साथ हम मणिपुर की यात्रा को निकले थे। लेकिन हम मणिपुर नहीं जा पाए तो असम मणिपुर सीमा पर एक मणिपुरी गांव, जो मणिपुरी मैतेई हिंदुओं का गांव था, वहां हम रुके और वहां के लोगों से हमने संवाद किया। क्योंकि सीमा का गांव है और उसी समुदाय से है, तो वो सारी चीजों से अवगत है और उनमें से बहुतेरे लोग की रिश्तेदारी मणिपुर में है। तो ये पूरा वीडियो इसी संवाद पर आधारित है। आप इसको सुनेंगे, देखेंगे तो मुझे लगता है कि मणिपुर की जो समस्याएं हैं, मणिपुर का जो समाज है, मणिपुरी लोगों का जो सोचना है और मणिपुरी लोगों के मन में जो भाव है, वो इस वीडियो के माध्यम से आप उससे भली भांति अवगत हो सकते हैं। तो आइए इस संवाद के माध्यम से जानते हैं और आप सब लोग परिचित हों। ये संवाद आप सबों के बीच इसी निमित्त है। नमस्कार। आज का संचालक के लिए जो हमारा अमिया भूषण जी ने आज का संचालक के लिए मैं इसके पास में जो माइक्रोफोन के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार राजमणि जी। आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, खुरुम जरी। मेरा तो व्यक्तिगत तौर पर मणिपुर जाना नहीं हुआ है शरीर से, लेकिन मन से मैं मणिपुर की एक नहीं अनेकों यात्रा कर चुका हूँ। क्योंकि पेशे से, स्वभाव से मैं यायावर, घुमंतु लेखक। मेरे कई सारे आलेख पहले आए हैं, मेरा व्याख्यान भी है और मणिपुर के बहुत सारे लोगों से मेरा पूर्व परिचय भी है। तो मैं इसी नाते पढ़ करके मणिपुरी मैतेई समाज के लोगों से मिलकर के मैंने उनकी परिस्थिति, उनकी संस्कृति, उनके विषय में जानने समझने का अब तक प्रयास किया है। मैं बिहार से हूँ। बिहार में उस जगह से हूँ जहाँ से लोकतंत्र प्रारंभ हुआ, वैशाली। दुनिया के अंदर लोकतंत्र बोलते हैं डेमोक्रेसी भारत से और भारत में वैशाली से। जैन मत के 24वें तीर्थंकर
यूं तो जैन परंपरा ऋषभ देव जी से प्रारंभ हुई, तो जैन परंपरा के जो 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान महावीर हुए। तो भगवान महावीर का जन्म भी वैशाली है। और बौद्ध मत की दृष्टि से देखें तो भगवान बुद्ध को भी बहुत प्रिय थी वैशाली, और पहली बार किसी स्त्री को उन्होंने दीक्षा दी, आम्रपाली को, तो वो भी वैशाली में था। तो मैं विद्यार्थी जीवन से लेकर अभी तक कई सारे सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों में मेरा जुड़ाव रहा है। जहाँ तक मेरे कार्य का विषय है तो मैं भारतीय संस्कृति, परंपरा, इसके ऊपर हिंदी के जो भी प्रमुख समाचार पत्र हैं नेपाल और भारत में, उनमें मैं नियमित भारतीय संस्कृति और परंपराओं के ऊपर लिखता हूँ। इसके अलावा मैं खासकर जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनसे संबंधित मुद्दे भी लिखता हूँ। हिंदी का जो भी लीडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन, सबों में मेरा आता है। अभी सांस्कृतिक पत्र है राष्ट्र धर्म, अभी उसके नए अंक में पितृपक्ष के ऊपर अभी पितृपक्ष चल भी रहा है, मेरा एक आलेख आया है। ऐसे ही मणिपुर का चाहे चुनाव का विषय हो या मणिपुर के गौरवशाली इतिहास का विषय हो, क्योंकि मणिपुर का इतिहास जो है बहुत ही गौरवशाली है। तो हम लोग के यहाँ आने का दो उद्देश्य है। पहला है कि इधर के तीर्थों से अवगत होना, और इधर का जो अपना हिंदू समाज है, जो लोग सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा में विश्वास रखते हैं, उनका सुख दुख, उनकी रीति नीति, संस्कृति से भी हम अवगत हों। क्योंकि विगत 3 मई से चूड़ा चांदपुर से ये घटना प्रारंभ हुई। अब देखिए, दुर्भाग्य ये है कि चूड़ा चांदपुर वो जिला है जो मैतेई सम्राट चूड़ाचंद्र सिंह के नाम पर है। जहां तक प्रश्न है मणिपुर का, विश्व में जो लिखित इतिहास है उसके अनुसार दुनिया का सबसे पुराना राजवंश जापान का राजवंश है, और उसके बाद सर्वाधिक जो लिखित इतिहास है वो मणिपुर और त्रिपुरा के राज परिवारों का है। मणिपुर का इतिहास जो है ईस्वी सन से प्रारंभ है लिखित रूप से। प्रथम राजा पखंग गावा, उनसे प्रारंभ हुआ है और अभी तक चला आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक राजा के बाद उनका पुत्र हुआ। जैसे बहुत जगह राज परिवार में आप देखेंगे कि वो क्रम लय टूट जाता है, तो यह लगातार चला आया है और सारा इतिहास इनका लिखित है। मणिपुर भारत के सुदूर पूर्व का एक छोटा सा प्रांत है, परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो मणिपुर अपने आप में अतुलित, अतुलनीय, अद्भुत, अकल्पनीय है। भारत के किसी प्रांत के अंदर अगर कहें तो मणिपुर की इतनी, मैतेई समुदाय की इतना शायद सांस्कृतिक चेतना नहीं है। क्योंकि एक तो महाराज जी इतनी लंबी अवधि से लिखा गया इतिहास, दूसरा देखा जाए कि यहाँ एक राजा हुए, उनके यूं तो कई नाम रहे हैं। एक प्रसिद्ध नाम उनका है राजा गरीब नवाज, लोग कहते हैं ऐसे कारी बनवारी, क्योंकि भगवान कृष्ण प्रेम उनके अंदर अगाध था। और पूरा का पूरा मणिपुर जो है उन महाराज के नाते 100% वैष्णव हो गया। क्या ठीक है ना, मैं सही कह रहा हूं ना उनके विषय में? तो इतना अद्भुत इतिहास कि हम अपने आसपास 4 लोग को, 10 लोग को संस्कृति से जोड़ लें, उनको, उनके अंदर सांस्कृतिक चेतना जगा दे, ये बड़ी बात होती है। भारत के इतिहास में ढेरों राजा हुए होंगे, लेकिन किसी एक सम्राट के प्रयास से एक निश्चित अवधि के अंदर पूरा का पूरा समुदाय, मतलब मणिपुर का अगर भौगोलिक परिक्षेत्र देखें तो मणिपुर बीच में घाटी है, इम्फाल घाटी, चारों तरफ पहाड़ है। समुदाय के तौर पर देखें तो वहां सदियों से जो बसा हुआ समुदाय है, पहला समुदाय है ये अपने मैतेई हिंदू समुदाय, और दूसरा वहां पहाड़ों में नागा लोग रहे हैं। और हम जो भारत में जो विचार करते हैं कि पूर्ण शास्त्रीय नृत्य विधाओं की बात करते हैं, उसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली इत्यादि की बात करते हैं। जो 7 पूर्ण शास्त्रीय नृत्य विधा है उसमें से एक विधा का नाम है मणिपुरी महारास। ये महाराज भाग्यचंद्र के समय ये सर्वाधिक विकसित हुआ, पुष्पित और पल्लवित हुआ ये नृत्य की विधा। और इसमें ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार भी इसमें तरीके हैं। दूसरा कि दुनिया के अंदर आप देखें कि जो खेल है, खासकर हम लोग पोलो एक गेम होता है महाराज जी, यहाँ अंदर संग्रहालय में है, आप देखेंगे तो पोलो दुनिया का सर्वाधिक अभिजात्य वर्ग का खेल है, एलिट क्लास लोगों का खेल है।
ये दुनिया को किसी ने दिखाया तो वो मणिपुर है। मैतेई लोगों ने, ब्रिटिशर्स पहली बार आकर के इम्फाल उन्होंने उस चीज को देखा और जाना, और आज भी सबसे ओल्डेस्ट पोलो क्लब इम्फाल में है। तीसरा, जब हम पुरातन भारतवर्ष की बात करते हैं तो स्वामी जी कह रहे थे प्राग ज्योतिषपुर की बात। तो अगर एक सुव्यवस्थित नगर के रूप में हम विचार करें तो आज हम कहते हैं कि चंडीगढ़, उससे पहले जयपुर की बात करते हैं, और अब मोदी जी के आने के बाद हम कहते हैं कि यहाँ स्मार्ट सिटी हो रहा है। लेकिन उस समय मणिपुर के राजाओं ने और मैतेई समुदाय ने जो मिलकर के बनाया, आप इम्फाल अगर जाते हैं तो उसके बीचों बीच इम्फाल नदी के किनारे कांगला फोर्ट है, कंगला फोर्ट, और उसी के अंदर भगवान गोविंद का एक मंदिर, और मणिपुर में राजशाही के दौर की सारी चीजें वही हैं, खेल से लेकर के सचिवालय, महल इत्यादि। और नगर की ऐसी रचना कि आप नगर के किसी मार्ग से आए वो आपको वहां लेकर के आएगा। मतलब कि कितनी सुव्यवस्थित नगर रचना की व्यवस्था थी। तो स्थापत्य में मणिपुर इतना आगे रहा है, कला संस्कृति साहित्य में मणिपुर इतना आगे रहा है। आज भी अगर खेल के मामले में भारत की तालिका देखें तो भारत को अगर सर्वाधिक पदक मिलते हैं उसमें एक बड़ा योगदान मणिपुर प्रांत का है। और केवल साहित्य, संस्कृति, कला, क्रीड़ा ही नहीं, अपितु मणिपुर जो है अपने शौर्य के लिए भी महाराज जी जाना गया है। आज का जो मणिपुर है ये तो है, एक समय मणिपुर के लोगों ने म्यांमार जो है, जिसका पहले नाम बर्मा था, वहां मांडला तक इन्होंने रूल किया है, जहां कभी तिलक जी भी वहां रहे। मांडला जेल बड़ा ब्रिटिश के टाइम प्रसिद्ध था। तो सोचा, और यही नहीं, सन 1631 के आसपास चीन के मिंग राजवंश ने सोचा कि भारतवर्ष का पूर्वी क्षेत्र का एक छोटा सा प्रांत है, हम यहां हमला कर सकते हैं, जीत सकते हैं। और उसने मिंग राजवंश ने हमला किया। उस समय राजा थे अपने यहां खगम्बा। तो उन महाराज के समय मैतेई लोगों ने चीन के उस महान राजवंश को परास्त किया और हारे हुए चीनी सैनिकों को ईंट बनाना, बारूद बनाना और दर्जी के काम के लिए लगाया, रख लिया कुछ को, मतलब युद्धबंदी के रूप में। तो आज भी 62 के जंग के बाद ये प्रभाव है भारत के ऊपर कि जब भी चीन से विवाद आता है हम थोड़े से रक्षात्मक हो जाते हैं। तो जब घटना हो रही थी पैगोंग लेक की, मैं उन दिनों दिल्ली था, और अभी मणिपुर के जो मैतेई जो राजा हैं महाराज लेसेम्बा सनाजाओबा, संयोग से मेरा उनसे मिलना जुलना रहता है। मेरा एक लेख भी आया था मणिपुर के ग्लोरियस हिस्ट्री के ऊपर। यूं तो मणिपुर पर मैं 1 दर्जन से ऊपर लेख लिख चुका हूं, वर्तमान समस्या को भी लेकर के, अभी जो सब कुछ चल रहा है। तो महाराज जी, भारत को कई मामलों में, भारत के दूसरे प्रांतों को या भारत के लोगों को मणिपुर के इतिहास से सीखने की जरूरत है। और इतना ही नहीं, यूं तो भारतवर्ष में ढेरों राजे रजवाड़े हुए हैं, लेकिन मणिपुर का एक विधान है कि वहां के वास्तविक शासक कौन है? गोविंद जी, और राज परिवार उनके सेवक के रूप में है। ऐसा उदाहरण कि त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित का उदाहरण या तो मणिपुर में है या फिर केरल में है। अगर आप त्रिवेंद्रम जाते हैं तो पद्मनाभ मंदिर के भगवान जो है वो ट्रावनकोर नरेश के जगह वही वास्तविक राजा हैं और ट्रावनकोर नरेश उनके सेवक हैं। तो सोचिए, और महाराजा लसेम्बा सनाजाओबा ने जब राज्यसभा में तो उन्होंने जो ये लिया ओथ शपथ, तो अपने जो पुरातन परंपरा आ रही थी प्रथम राजा पखंगावाद जी से लेकर के, और भगवान गोविंद के नाम पर उन्होंने संकल्प लिया। तो कहने का अभिप्राय ये कि जिस मणिपुर से शौर्य, जिससे संस्कृति, जिससे रीति नीति संस्कृति सीखनी चाहिए थी, जिस समाज ने हजारों वर्ष से भारत के सुदूर पूर्वी हिस्से में अपनी सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखा। मेरी जहां तक जानकारी है कि मैतेई समुदाय में मणिपुर में अगर मृत्यु होती है तो जैसे कोई सिंधी समाज अपने अस्थि का विसर्जन करने के लिए सिंधु जाता है, हम और आप गंगा के किनारे जाते हैं, वैसे ही यहाँ के लोग का वृंदावन से यमुना तट से वही जुड़ाव है। इनकी मुक्ति, इनकी भक्ति सब वृंदावन से जुड़ी हुई है महाराज। तो जिस मणिपुर का और जिस मैतेई समाज का सनातन संस्कृति के लिए इतना बड़ा योगदान है, आज वो संकटों में है, समस्याओं में है, वो अपने अस्तित्व का युद्ध लड़ रहा है।
तो वो 3 मई की घटना है। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कुछ उद्घाटन करने गए थे चूड़ाचांदपुर। तो मणिपुर के पहाड़ों में नागा और मैतेई तो सदैव से थे, ये 2 समुदाय रहते थे। एक तीसरा समुदाय कुकी चीन करके समुदाय। बेसिकली कुकी चीन जो हैं वो आपको मंगोलियन रेस के हैं और उनका ठिकाना म्यांमार है। वैसे वो मिजो लोग से भी मिलती जुलती जाती है। तो वो लोग क्या हुआ कि राजशाही के दौर में कुछ लोग सीमित संख्या में राजा ने, चूंकि सनातन संस्कृति तो यही ना है कि वसुदैवम कुटुंबकम, तो राजशाही के दौर में उनको आकर के बसने की अनुमति मिली। दूसरा, ब्रिटिश पीरियड में उनका पॉपुलेशन बढ़ा। और तीसरा, जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर हुए, जब भारत स्वतंत्र हुआ, मणिपुर का जब विलय हुआ भारत में, तो उस समय के बाद भी वो कुकी लगातार आते रहे। अभी जो उनका ग्रोथ रेट है 200% है। मतलब किसी भी व्यक्ति का 1 से 4 लोग होंगे, 4 से 8 होंगे, 1 का 200 नहीं होता है। अभी मणिपुर 16 जिले का राज्य है, समझिए कि 200% ग्रोथ रेट है। और मैक्सिमम कुकी समुदाय के जो लोग हैं, जाति भी विदेशी और उनकी संस्कृति जिसको उन्होंने अब आत्मसात किया है वो भी विदेशी है, पाश्चात्य वेटकन से जुड़ी हुई संस्कृति है। तो एक ऐसी जाति जिसको पूर्व में शासन के द्वारा बसने की अनुमति मिली, जिसको मैतेई समाज के उदारता के नाते मणिपुर के पहाड़ से लेकर के घाटी तक बसने का अधिकार मिला। आज उनके साथ क्या है कि माइनॉरिटी का और शेड्यूल्ड ट्राइब का दोनों का वो लाभ लेते हैं। और जिन लोगों ने, क्योंकि मणिपुर का इतिहास शुरू होता है लोकटक झील से, और लोकटक की कहानी शुरू होती है शिव और पार्वती से, जो पुराणों की कहानी है। कैसे कश्यप ऋषि से वो श्रीनगर का जो लेक है उसकी कहानी, जैसे काठमांडू कैसे है बागमती, भगवान कृष्ण आए, बलराम आए तो धारा निकली, बह निकली। तो वैसे ही मणिपुर के विषय में कि इतना सुंदर रमणीक जगह था कि जाते हुए शिव और पार्वती को रुकना पड़ा। और जब नृत्य करने लगे तो पार्वती का पाजेब गिर गया और कहते हैं कि भगवान शिव उसको निकालने के लिए उन्होंने जो त्रिशूल लगाया उससे जल बह निकला। तो इतना रमणीक और मनोरम मणिपुर रहा है। और इतिहास की बात करें तो पांडु पुत्र अर्जुन का एक विवाह वहां के राजा की पुत्री से हुआ था, और तदुपरांत अर्जुन का पुत्र वहां प्रभुवाहन वहां के शासक थे। तो पुरातन काल में भी हम जाएं तो मणिपुर रामायण महाभारत सबों में वर्णित है। इवन हमारे जब पूर्वज पूर्वी एशिया गए, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में गए, क्योंकि स्वामी जी आप मेरे साथ कंबोडिया जा चुके हैं सिंगापुर की यात्रा में, अंकोर वाट में आपका व्याख्यान हुआ था। तो आज के भारतवर्ष से जाने का 3 मार्ग था, 2-3 समुद्र के मार्ग थे। एक प्रमुख मार्ग था बंगाल का, तामलुक जिला भी है। पहले 17वीं शताब्दी तक उसका नाम ताम्र लिपित था। जैसे लोथल गुजरात में है, एक समय सबसे बड़ा पोर्ट था बंदरगाह, वैसे ही ईस्टर्न पार्ट में तामलुक था। लेकिन अगर सड़क मार्ग से किसी को जाना हो तो उसे बराक वैली, असम होकर के मणिपुर होते हुए अरकान वैली में प्रवेश करना पड़ता था म्यांमार में, और आगे वियतनाम तक मेकांगा के किनारे किनारे की यात्रा होती थी। तो मणिपुर वो भूमि है, अभी क्या हिस्टोरियन पढ़ाते हैं क्या, तो वेदों की रचना कहां हुई भाई, तो केवल सप्त सैंधव प्रदेश में, पंचनद प्रदेश में, मतलब केवल अफगानिस्तान और पंजाब वाले पोर्शन में। लेकिन देखिए कि मणिपुर का क्या इतिहास रहा है कि पूरे भारत में इस्लामिक शासन आया, मुगल आए, सल्तनत काल आया, लेकिन मणिपुर वो प्रांत है जहां सदैव सनातन धर्म में आस्था रखने वाले, कृष्ण में विश्वास करने वाले, कृष्ण के सेवक और दास ही शासन करते रहे और व्यवस्था चलाते रहे महाराज। तो सोचिए कि जिस काल में भारत में ब्रिटिशर्स आ गए, रोम की नीति, रीति नीति, अंग्रेजों की रीति नीति आई, उस दौर में मणिपुर में एक ऐसे विद्वान हुए जिनकी तुलना हम तुलसीदास, कालिदास से कर सकते हैं। उनका नाम था अतोम बापू शर्मा। तो महाराज जी आज के इस दौर के अगर हम कहें तो बाण भट्ट, बाघ भट्ट, चंदवर दाई, कलहन बिलहन और कालिदास के सदृश अतोम बापू शर्मा थे। तो अतोम बापू शर्मा ने जो सिद्ध किया कि आर्यत्व के जागरण की, उसके बीज से वृक्ष बनने की भूमि है तो मणिपुर है। तो सोचिए कि जिसका इतना इतिहास है,
जिसके पास इतना गौरवशाली है, जिसने इतना कुछ इस विश्व को, इस देश को दिया है, आज वो समाज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। कारण 3 हैं। पहला कि जो विदेशी आक्रांता जाति आती गई, मणिपुर में बसती गई, उनको माइनॉरिटी का और शेड्यूल ट्राइब का लाभ मिला। और जिन लोगों ने इतने वर्ष रूल किया मणिपुर पर, जो इस देश में आस्था रखते हैं, भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलते हैं, उनको ब्रिटिश टाइम तक शेड्यूल ट्राइब दर्जा मिलता था। प्रश्न ये नहीं है कि वो वर्णाश्रम में है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय है। त्रिपुरा की भी यही स्थिति है। त्रिपुरा का रॉयल फैमिली खुद को क्षत्रिय कहता है, वो है भी क्षत्रिय, इसके बाद भी त्रिपुरा की परिस्थितियों के नाते उन्हें शेड्यूल ट्राइब का लाभ मिलता है। आप सोचिए कि मणिपुर एक ऐसा जगह है जिसकी पूरी एक सीमा म्यांमार से लगती है, एक दूसरे देश से, 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और जो लोग उस प्रदेश में आज भी आधी आबादी से थोड़े अधिक हैं, मैतेई हिंदू, वो राज्य के केवल 10% हिस्से केवल उस घाटी में बस सकते हैं जहां शिव और पार्वती ने क्रीड़ा करी थी। लेकिन जिस पहाड़ियों को उनके पूर्वजों ने जीता, जहां एक श्रेष्ठ संस्कृति का नींव डाला, वहां वो बस नहीं सकते। बस सकते हैं? नहीं बस सकते। लेकिन जो म्यांमार से आया, जो बेसिकली मंगोलियन चाइनीज रेस के लोग हैं, वो वहां आ भी रहे हैं। वो मणिपुर के पहाड़ों से लेकर के वो इम्फाल घाटी और इम्फाल शहर तक कहीं भी मकान, दुकान, घर बना के बस सकते हैं। कल म्यांमार से आते हैं, आज नागरिकता मिलती है, और कल भारत में वो सिविल सर्विस सेवा में भी जाने का अहर्ता रखते हैं, और बहुत सारे लोग गए हैं। तो पहली समस्या ये है कि जो लोग जिन्हें बसने की अनुमति मिलती गई, आज उनका 200% ग्रोथ रेट है, शेड्यूल ट्राइब का लाभ ले रहे हैं, माइनॉरिटी का लाभ ले रहे हैं, और मणिपुर आज ड्रग्स का भी, मादक द्रव्यों के उत्पादन व्यापार का भी बहुत बड़ा सेंटर हो गया है। 16 जिले में से 12 जिले वहां जो है वो नशा प्रभावित है, जहां नशे का कारोबार, खेती होती है, उसको तैयार करके बेचते हैं। क्योंकि मणिपुर म्यांमार से जुड़ता है, और म्यांमार, लाओस और थाईलैंड ये दुनिया के अंदर ड्रग्स का सबसे बड़ा, उसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। तो देखा जाए आज मणिपुर नशे की चपेट में है, और नशे का कारोबार किसके पास है? तो जो रोज उस पार से सीमा से आ रहे हैं, वो हथियार का कारोबार, वो नशे का कारोबार, वो आ रहे हैं, उनको यहाँ के जाति भाई के जो लोग हैं, मतलब जो पहले से कुकी बसे हैं, वो कुकी लोग उनका गलत पहचान पत्र बना करके इवन मणिपुर के जंगलों का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों ने अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर लिया है। अभी की सरकार में जब मैंने बताया 200% ग्रोथ रेट है, ऐसे ही उनके गांवों की संख्या भी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ी है। और यही नहीं, अभी जो ड्रग्स सरकार ने वहां समाप्त किया है, नष्ट किया है, पकड़ करके जब्त करके, वो ड्रग्स मणिपुर के सालाना बजट से कहीं अधिक है। 19,000 हेक्टेयर लैंड में वो लोग अफीम गांजे की खेती कर रहे थे। तो इसके पीछे सोचा जाए कि एक विदेशी षड्यंत्रकारी शक्ति काम कर रही है, उसमें थोड़ा धार्मिक एंगल है, थोड़ा ड्रग्स का एंगल है, और थोड़ा उनका अपना जातिगत भी एंगल है। अब सोचिए कि जिनको हम मेहमान बना करके लाए, वही हमें हमारे घर से निकालने पर लगे हैं। अभी आया कि इतने चर्चे, मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि जरूरी भी है। अभी क्या हुआ कि इतना उन लोगों का मन बढ़ा कि उन्होंने मणिपुर के अंदर सरकारी परिसरों के अंदर चर्चेज खड़े किए। अरे चर्च धार्मिक आस्था का जगह है, आप कोई ऐसा जमीन लेकर के जैसे ये मंदिर बना रहे हैं, आप बना सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। तो इस शासन में 2-3 चर्चेज ईस्ट इम्फाल जिला से लेकर के 2-3 जगह टूटा, और परिणति क्या हुई कि एक तो इशू बनाया कि वहां के हाई कोर्ट का एक निर्णय आया कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को एक भेजे प्रस्ताव कि यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए और जो अतीत में सुविधाएं मिलती थी, मैतेई हिंदुओं को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। क्योंकि कारण 2-3 है। जो रूल कर रहे थे, जो इस देश में विश्वास कर रहे हैं, वो अपने ही धरती पर मात्र 10% हिस्से में महाराज जी बच सकते हैं।
बाकी जगह उनको बसने का अधिकार नहीं है, न भवन, न मकान, न जमीनें, वो कुछ नहीं कर सकते, और सरकारी नौकरियों में भी उनके लिए अवसर नहीं है। तो हाई कोर्ट ने कहा और बहाना उठाया उसका, और दूसरा उठाया कि सुनियोजित तरीके से हमारे उपासना गृह तोड़े गए, और उसके बाद 3 मई से मणिपुर लगातार जलता आया है। आंकड़े ये लोग बेहतर बताएंगे, लेकिन समझिए कि 50-60 हजार से अधिक आदमी कहीं ना कहीं विस्थापित हुए हैं। बहुत दारुण चित्रण है, बहुत सारे लोग, सब कोई उठाने वाला नहीं है, अग्नि संस्कार करने वाला नहीं है। और वैष्णवता में विश्वास करने वाले मैतेई समाज के हर व्यक्ति के घर पर एक छोटा मंदिर है ही, तो अनेकों ऐसे घर जलाए तोड़े गए, वो मंदिर भी तो टूटे हैं। वहां के पहाड़ में कोबरू देव का नहीं मंदिर, वो ऐसी परिस्थिति कर दी गई कि शायद अभी तक वहां कोई जा पाए होंगे या नहीं जा पाए होंगे, नहीं जा पाए हैं। तो महाराज जी कुल मिला जुला करके ये है कि हम लोग अभी असम और मणिपुर की सीमा पर हैं। ये असम का कछार जिला है, पड़ोस में मणिपुर यहाँ से प्रारंभ होता है। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं उसी समुदाय से हैं, उसी समाज से हैं। यहाँ अपने बातों को ये ज्यादा बेहतर ढंग से रख पाएंगे। हम लोग के आने का 2 उद्देश्य था। हमारे परिचय में एक इस्कॉन इम्फाल के पहले अध्यक्ष थे अजीत महाराज आपसे जुड़े हैं, तो मैंने उनसे बात किया, क्योंकि देख करके, सुन करके, लिख करके, पढ़ करके मन को बड़ी पीड़ा होती थी। तो संतों के आने का 2 प्रयोजन था कि संभव हो तो हम मणिपुर तक जाएंगे, चूंकि लोगों ने बताया पहले मार्ग में कि अभी मणिपुर सड़क मार्ग से जाने लायक नहीं है। तो अजीत महाराज से फिर मैंने बात की कि भाई स्वामी जी लोग आए हैं, तीर्थ तो वो कभी भी आ सकते हैं, हम तो निकले थे मणिपुर के लिए। तो फिर उन्होंने आपसे बात करी और आपने आप सब लोगों को बुलाया है। तो एक बार मैं स्वामी जी लोग का परिचय करा देता हूं। ठीक सबसे उधर जो स्वामी जी बैठे हैं, आचार्य डॉक्टर रमाशंकर शास्त्री जी। महाराज जी का शरीर उत्तर प्रदेश का है। महाराज जी की सारी शिक्षा दीक्षा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से है, और महाभारत के ऊपर महाराज जी ने PhD करी है। और पूज्यपाद करपात्री महाराज का आप सबों ने नाम सुना होगा, एक ऐसे संत जो इंदिरा गांधी को जिन्होंने चुनौती दे दी थी गोरक्षा को लेकर के। देश भर के सारे संत, सैकड़ों नहीं हजारों संत जुटे थे दिल्ली में। और आज भारत में जो शंकराचार्यों की सारी गद्दियां जो व्यवस्थित है, वो पूज्यपाद करपात्री महाराज के नाते। आज भी जो हम बोलते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो ये नारा हमको पूज्यपाद करपात्री महाराज ने दिया। तो उसी परंपरा के परिव्राजक सन्यासी महाराज जी हैं। उनके ठीक बगल में संत रामानंद दास जी। रामानंद दास जी बंगाल से हैं, कोलकाता से। अभी नॉर्थ बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में नागराकाटा नामक एक ब्लॉक है, प्रखंड, वहां आप जमीन लेकर के अब संत वेश में आ गए हैं, पहले शुभ्र वेश में थे। तो वहां पे एक आश्रम चलाते हैं। हिंदू समाज का जो हमारा वनवासी ट्राइबल लोग है, उसके बच्चों को रख करके शिक्षा दीक्षा संस्कार इत्यादि देते हैं। उनके ठीक बगल में जो महाराज जी बिल्कुल मध्य में है, श्री महंत आचार्य राम शंकर दास महाराज जी का मठ जो है, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है, जो सिलचर पोरबंदर मार्ग, इसमें दरभंगा जिले में इनका 3 मठ है। 2 मठ रामानंद परंपरा का है, एक गौर परंपरा का है, चूंकि आप लोग गौर परंपरा से कहीं ज्यादा अवगत होंगे। और जो दरभंगा वाला इस 4 लेन पर जो है महाराज जी का एक मठ है, राधा गोविंद मठ, वहां महाराज जी एक वेद पाठशाला चलाते हैं। 50 के करीब बच्चों को रख करके शिक्षा दीक्षा संस्कार देते हैं। यहां से भी अगर आपको लगता है तो अपने बीच का कोई बालक आप दे सकते हैं महाराज जी के यहाँ, उसके शिक्षा दीक्षा सबकी व्यवस्था होगी। फिर अब लौटने के बाद वो चाहे पुरोहिती करे, आचार्य का काम करे या कोई और काम करे, लेकिन वहां भेज सकते। उन्हीं के विद्यालय के ये गुरुकुल के एक बालक हैं, बाल संत जी हमारे सत्यम। जय श्री राम। ठीक महाराज जी के बगल में महंत प्रेम शंकर दास जी। नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा सिटी है मुजफ्फरपुर, और उस सिटी के बगल में, मतलब इसी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर रोड में, सिलचर पोरबंदर रोड में महाराज जी का पड़ता है नडियार पानापुर में राम जानकी ठाकुरबाड़ी।
महाराज जी भी उधर सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं, मठ की गतिविधि चलती है, और उधर एक कोऑपरेटिव है बिहार गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ, पैक्स बोलते हैं। तो महाराज जी 3 बार से लगातार उसके अध्यक्ष हैं। धार्मिक गतिविधियों के संग आसपास के किसानों को खेती किसानी करने में जितना कुछ सहयोग हो सकता है, मदद हो सकती है, वो अपने सिस्टम और उस कोऑपरेटिव के माध्यम से कराते हैं। उनके ठीक बगल में श्री महंत मुरारी दास जी महाराज, महाराज जी का शरीर उत्तर प्रदेश प्रयागराज का है, और आप पहले भारतीय सेना में थे। सेना से अवकाश लेने के बाद संत के कार्य में आए। महाराज जी के गुरु जी का स्थान अयोध्या में है, और महाराज जी बिहार बंगाल बॉर्डर में पूर्णिया है। तो पूर्णिया और अररिया में महाराज जी का मठ है, उधर सेवा देते हैं साधुओं को, समाज को, और सब धार्मिक गतिविधियां चलती है, और कई सामाजिक धार्मिक संगठनों से जुड़े हैं। इनका बालक का बाल संत सत्यम का परिचय मैंने दे ही दिया। संत सीताराम दास हमारे दरभंगा वाले महाराज जी के ये कृपा पात्र हैं, रामशंकर दास जी के। और ये अयोध्या आप गए होंगे तो हनुमानगढ़ी, राम जी से पहले हनुमान जी को पूजना पड़ता है। तो हनुमानगढ़ी हिंदुओं के नागा साधुओं का बड़ा जगह है, वहाँ निर्वाणी अखाड़े से हैं, वहाँ रहते। बैठ जाए। इनके ठीक बगल में डॉक्टर कृष्ण मोहन झा, एक बार खड़े हो जाए डॉक्टर साहब। तो मैंने परिचय करा दिया और काफ़ी समय लिया, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आप लोगों से मिलने आए हैं। आप लोगों का दुख दर्द जो वास्तविकता है वो जानना चाहिए था। धन्यवाद। मेरा नाम चुनीलाल सिंह, मैं ग्राम का प्रधान हूँ, और हमारा एरिया जो है सुंदरी जीपी। और साथ साथ मैं आज का जो एकत्रित हुआ है यहाँ पर बड़े बड़े साधु संत महाराज लोग यहाँ पर पधारिए हैं। ये अचानक ये बहुत हमारा दिल में सरप्राइज की बात है कि अचानक ऐसा साधु लोग, हमारा प्रोफेसर राजमणि ने मेरे को जब मैं सिलचर में था तो टेलीफोन किया कि ऐसा साधु लोग संत महाराज लोग आए हैं, थोड़ा हम आपस में मिलकर बात करेंगे कि हमारा इसमें सिचुएशन ऑन ग्राउंड रिपोर्ट क्या हो रही क्या नहीं हो रही, ये इसके बारे में। ये सुनकर मैं जो काम जो है आधा छोड़ के आ गया, और मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को मिलकर बहुत खुशी हुआ। और जब मैंने सोचा उससे बढ़ के आप लोगों का इंट्रोडक्शन और आप लोगों का जो एजुकेशन प्लस आप लोगों का जो शक्ति जो है सुनकर ऐसा लगता है किसी न किसी अंदर छुपा हुआ है आप लोग कि हमारा हिंदुस्तान को ऐसा लगता है कि हमने कम सोचा, आप लोगों ने हमारा एरिया को और आगे बढ़ने के लिए कुछ आप लोग यात्रा पर आप लोग आए हुए हैं। और साथ साथ हम जो मणिपुरी लोग हैं, कौन सी धर्म के साथ हम मणिपुर में बसा हुआ है और आपको सबको मालूम है, और इसको ध्यान में और मद्देनजर रखते हुए हमने ये मणिपुरी लोगों को अभी यही सिचुएशन में जो हो रही, ये हम तो चलो मर जाए जिंदा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा सनातन धर्म और मणिपुरी जो है हमारा सनातन धर्म से कृष्ण भगवान की पुजारी, और ये पूरा जय श्री राम से ही लेकर पूरा कनेक्टिविटी है। इसको हिंदुस्तान का साधु संत ने ध्यान रखकर और हमारा मोदी जी तक, प्राइम मिनिस्टर तक संदेश पहुंचना चाहिए। मणिपुरी लोगों का दिल में क्या है, कैसा रहना चाहता है, हम बहुत मतलब प्रेम और प्यार से रहना चाहते हैं, और इसमें कुछ संप्रदाय मणिपुरी जैसा लगता है और है तो मणिपुरी नहीं है। इन लोगों का खान पान चाल चलन हमसे अलग है, हम तो ज्यादा वेजिटेरियन लोग हैं,
और कुछ लोग नन भेष है। नन भेष में जो कुछ लोग है तो मणिपुरी मछली खाता है। मछली जो है बाजार से लेकर वही खाता है। काट कर खाने से मणिपुरी कम खाता है, काट कर। और कुछ लोग ऐसा है नन मणिपुरी, जैसा कि कोई भी जानवर काटता है तो बहुत तरफा के मार के खाता है तो लगता है ये भी मणिपुरी होगा, ये नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसकी वजह से मणिपुर में जो सिचुएशन हो रहा है, तो कुकी लोगों ने हमको जो बाहर से आकर कौन सी पॉलिटिक्स में हमने कभी नहीं सोचा था कुकी लोग मणिपुर को ऐसा टॉर्चर करेंगे। इसके बाद मणिपुर आधा मणिपुरी लोगों को खत्म करने के बाद मणिपुरी लोग थोड़ा क्या हो रहे क्या नहीं हो रहे ये कैसे अभी खोजना शुरू किया है। इससे पहले कुकी लोगों ने बहुत चूड़ाचांदपुर से लेकर नाम तो चूड़ाचांदपुर पूरा संस्कृति हमारा हिंदू की अक्षर से ही पूरा जुड़ा हुआ है। चूड़ाचांदपुर किसी चाइनीज भाषा का किसी इश्क नहीं है, तो इसी से ही चूड़ाचांदपुर कहाँ है ये मालूम होना चाहिए। तो चूड़ाचांदपुर तो पूरा मणिपुरी का हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ जगह है। तो इसने मैं आप लोग महात्मा लोगों से हमने एक बात बोला तो आप लोगों ने 10 व्याख्या करके आप लोगों में मतलब सोच सकता है, बता सकता है क्या हो रहे। और हम पूरा इंडिया का पूरब की तरफ जो रहने वाला है, लैंग्वेज से लेकर शकल सूरत से पूरा अलग रहता है, तो इससे हमारा दिल तो पूरा सनातन है। इसको हमने हमारा संदेश को आप लोगों ने जहाँ भी जय श्री राम का एरिया हमारा जहाँ पर हमारे जय श्री राम का हमारे ये हो इनॉग्रेशन जो होगा और जहाँ जहाँ मोदी जी से मिलेंगे तो आप लोगों को कोई रुकावट नहीं होगा। तो हमारा मणिपुर के बारे में भी थोड़ा धंधे पूरा जैसा पहले था ऐसा ही रखने के लिए देना चाहिए करके थोड़ा संदेश को भेज दीजिएगा। और इसका साथ साथ सरकार जो है हमारा सिलचर पूरा कसार पूरा आसाम जो है बीजेपी सरकार है। और साथ साथ आप लोग तो आरएसएस और पूरा हमारा सरकार से जुड़ा हुआ ये है पूरा बड़े बड़े हमारा साहब बड़े बड़े मिनिस्टर लेवल से मिलने से बहुत खुशी रहेगा। आप लोग यहाँ पर बड़े बड़े ये बीजेपी सरकार का लोगों से मिलना आप लोगों को कोई रुकावट नहीं होगा। तो इसलिए हमारा भूषण जी हमारा डॉक्टर साहब लोग आप लोग थोड़ा मिलकर हमारा सिचुएशन एक तो सबसे पहले मेरा मणिपुर में चूड़ाचांदपुर से ही मणिपुर की घर को जलाया था। तकरीबन अभी 2600 घर तक पहुंच गया है ऐसे लमसम। उसके बाद में जो रिलीफ कैंप में जो रहता है अभी प्रेजेंट में 52,000 जैसे ही अभी रिलीफ कैंप में है। पहला 64,000 तकरीबन पहुंच गया था। 20 में इधर उधर सब जाकर के बस थोड़ा कुछ कम हो गया। हमारा मणिपुर की बारे में एक बिजनेस जैसा कॉफी है, जैसे कि एक बिजनेस के तौर पर थोड़ा मजबूत माने मुश्किल हो गया ऐसा लगता है एक राजनीति की इस लाइन पर। एक तो कॉफी की जो नागरिक टेररिस्ट बा कुकी की जो गंडगोल आंदोलन जो भी हो रहे हैं उसकी बारे में हम छोड़ करके हम थोड़ा लाइन पर हम दूसरा लाइन पर लेके जा रहा हैं। हमारा मणिपुर को चारों तरफ से पहाड़ की एक घेरा हुआ है। बीच में मणिपुर है तो अंधेरा पड़ जाता है। उसमें भगवान ने बोला है कि इसमें से एक मणि की एक बीच में एक गाड़ देता हूँ तो मणिपुर एक उजला हो जाता है। इस प्रकार से एक बात भी है। दूसरे है मणिपुर की रिसर्च जो काम किया है एक सिक्योरिटी अंदर में है।
तो हमारा मणिपुर की जो पहाड़ों जो है उसकी रिसर्च करने में बहुत बड़ा केमिकल की बहुत कीमत की एक सुना से भी दाम पे कीमत की है। तो उसका एक कुछ रिसर्च में आया हुआ एक है एक प्लैटिनम जो है हमारा न्यूक्लियर जो बनाता है, तो इसमें भी प्लैटिनम की जरूरी है बोलता है। तो हमारा इतने ही नहीं बोल करके चुराचांदपुर और तमेंगलोंग जिरीबाम की तरफ में कुछ तेल की निकलने के लिए कुछ काम जो है काफ़ी जोर हो रहा है। बोलता है जिरीबाम की नज़दीक जो है हमारा कसार के आसपास में है, कसार बॉर्डर का आसपास में है। वहाँ तो सुनने में आया है अंदर में बहुत से बहुत तेल है, जैसे कि समुद्र की तरह बहुत फैला हुआ है। ये अभी थोड़ा काम चल रहा है, सुनने में आया है। इस मणिपुर में जो हमारा खम्बत हबी जो बोलता है 60 रूप जो है भगवान है, 60 रूप जो है इसकी खेला हो करके आया हुआ है। लास्ट में खम्बत हबी बोल करके इसकी फिनिशिंग हुआ है। उसके बाद में अभी जो भी कुकी जो कर रहा है हमारा मणिपुर की तरफ से कुछ भी गलती नहीं है। ये मणिपुर जो है उसमें और भी देवता है, जो कि नोंगपोक निंगथौ जो बोलता है कृष्ण भगवान जो बोलता है, पांथोई भी जो बोलता है उसको राधा बोलता है। और उसकी माने सोने वाला एक जगह है, वहाँ पर घूमने वाला एक जगह है। इसलिए हम चिंता में नहीं रहता हूँ। जो भी कुछ करो हमारा भगवान जो है बिल्कुल सही सलामत, जब मणिपुरी लोग ने सही सलामत अगर होगा तो मणिपुर एक असली जय होंगे। इस प्रकार मणिपुर में जो हुआ है अभी इसका कारण है, पहले बात तो हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूँ बोलने से अगर मेरे बारे में बताऊं, मैं EX आर्मी, रिलीजन हिंदू इंडियन, मैं एक EX आर्मी हूँ। उससे पहले कौन क्या था? एक छात्र था। उससे पहले माँ बाप का लड़के थे। उससे पहले बिल्कुल नादान बच्चे थे। तो हुए माई का मतलब से क्या मतलब है? उससे पहले एक आत्मा ही थे। तो ये समझ में आए तो उतना घटना नहीं हो सकती। मेरा आइडिया की कहने का है मतलब है, जब मैं अभी 62 ईयर्स रनिंग है, आज से 40 साल पहले इस घटना को बहुत कम सुना। कहीं ट्रेन एक्सीडेंट होगा, कहीं कुछ होगा, इस तरह का मणिपुर में यूक्रेन की इसमें कहीं जो है बहुत कम सुना है कि नहीं? आप लोग भी आज से 40 साल पहले कुछ ऐसे बात हुआ था क्या? हुआ है, लेकिन अभी जो हुआ इस तरह का नहीं हुआ। जो इससे पहले और भी ज्यादा हो सकता है। तो हु एम आई ये जो है समझना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है। धन्यवाद। सबसे पहले ये सभा, लेकिन ये ऑर्डिनरी सभा नहीं है, ऑर्डिनरी बैठक नहीं, और साधु संत सब मिलके बैठा है। जो जहाँ जो बात करेगा बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत गुरुत्वपूर्ण बात होगा, हम जानता है। मेरा 75 ईयर्स रनिंग बुद्धि के नज़दीक आ गया है। तो इसीलिए पहले तो मैं छात्र कॉलेज में जाके सबको पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी तो ये साहस, ये शक्ति नहीं है मेरे लिए। तो अब लोगों को पहले मैं बताना चाहता हूँ, अब सबको पहले मेरे अंतर से प्रणाम जनाता हूँ। तो दुनिया में जो होगा होते चल रहा है ये सब। तो हम भगवान के साथ मीन्स भगवान ईश्वर के प्रणाम करके जो
सारे पृथ्वी के आदमियों की शांति लाभ होने के लिए मैं भगवान के पास मैं प्रणाम जनाता हूँ। होने दो, ये तो होगा, कुछ ये समस्या तो होगा ही, ये लाइफ है, इट इज ह्यूमन लाइफ, therefore there should have some mistake in others maybe there, so we should not bother for that। तो हम लोग भगवान पे हम जनाता हो सिंपली जस्ट टू वर्ल्ड को शांति मिलने के लिए मैं भगवान के प्रणाम करता हूँ। मैं यही मैंने ख़त्म करता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलने का नहीं है। थैंक यू। मैं सर्वप्रथम में या उपस्थित हुए साधु संतगण और इस हमारे गांव के सभी लोग को मैं प्रणाम करता हूँ। हम मणिपुरी समाज सनातन धर्म में विश्वासी है, तो आप लोग भी जानते हो, तो आप लोग आए हो हम मणिपुरी समाज के बारे में, आप तो बहुत हमसे भी ज्यादा, हम मणिपुरी होने से भी आप जैसा, आपका जैसा मैं नहीं मालूम था। आपके भूषण जी के मुंह से हम सुन लिया मणिपुर के बारे में, मणिपुरी हिस्ट्री के बारे में, तो आप लोग को फिर सबको प्रणाम करके मैं मेरा 2-4 बातें इधर खत्म करता हूँ। थैंक यू। आप सभी तो अभी परिचय भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ की हालत देखने के लिए हम लोग आसाम से होते हुए आपके यहाँ आए हैं। ये कि मीडिया के द्वारा, पेपर के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा बहुत कुछ दुर्दशा आप लोगों की हमने सुना है, देखा है, पढ़ा है। उसी के क्योंकि संबंध यहाँ का पुराना है, भारत की कोई ऐसी जगह नहीं है जिसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश न रहा हो, तो ये संबंध पूरा उत्तर भारत का सबसे संबंध रहा है। तो इस संबंध के नाते भी दूसरा एक सनातन के नाते न भी संबंध हो तो धार्मिक संबंध सबसे बड़ा संबंध होता है, शारीरिक संबंध तो टिकाऊ नहीं होता है। तो इस नाते आप लोगों का मैं सूत्र बता दूं, और तो कुछ नहीं कर सकता हूं कि जो हम लोग कर रहे हैं। अगर बैठ के मरना है तो उससे बढ़िया खड़े हो जाओ, और खड़े होने से मरना है तो उसके पहले हाथ पांव चला लो। इस तरह आप लोग अहिंसक हैं, पूर्णतः वैष्णव हैं, लेकिन ये हिंसा अहिंसा भी कायरता में आती है। क्या अब वो समय नहीं रह गया है कि चंदन देख करके और माला देख करके हमको कोई छोड़ देगा। अब वही तो उनका शिकार है, तो छोड़ेंगे कैसे? ये चंदन और ये जो शिखा है और ये सूत्र है, यही तो भारत के लिए खतरा है। क्योंकि पहले भी जो सरकारें आई हैं उनका भी हमने पढ़ा है, सब संविधान देखा है, उसने हमारे लिए कुछ दिया ही नहीं है, हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। अब बताओ, इनकी संख्या जो विदेशी हैं उनको आरक्षण मिल रहा है, जो यहाँ के लोग हैं वो वंचित हैं। तो इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और एक स्तर से नहीं लड़नी पड़ेगी। आपकी मदद कोई तभी करेगा जब आप लोग स्वयं अपनी मदद करोगे। कश्मीर से 5 लाख हिंदू भागे हैं, हर जगह से भागते भागते अंत में जाओगे कहाँ? या तो इसको कटाना पड़ेगा या तो इसको कटाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग ये कटाना नहीं है तो तैयार रहना पड़ेगा। आप कृष्ण के अगर उपासक हैं, राम के उपासक हैं, शिव के उपासक हैं, उनके हाथ में भी त्रिशूल था। शिव अहिंसक नहीं थे, त्रिशूल रखते थे, और कई जगह उन्होंने त्रिशूल से काम भी किया है। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी रखते थे, लेकिन जब बांसुरी से काम नहीं चल रहा है तो चक्र सुदर्शन भी उठाए थे। क्या भगवान राम हमेशा धनुष बाण रखते थे। तो इस तरह से हमारे जब विष्णु देवता इस तरह के हैं तो हम कटने मरने के लिए नहीं आए। कोई खसी नहीं हो, कोई मुर्गा नहीं हो, कोई बकरी नहीं हो। हमको भी उतना ही अधिकार है जीने का जितना और हमको जीना हराम कर दिया है, उनको हम हराम करें।
तुम हमारे घर में रहकर हमको सिखाओगे, ये कब तक चलेगा? ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, सबको ये घर घर संदेश पहुंचाना पड़ेगा। अब ये सिर पर आ चुका है, अभी तक दूर था, अब हमारे सिर पर आ गया है। तो जब सिर पर आ गया है तो अब पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, समझ गया ना? शस्त्र और शास्त्र दो चाहिए। अगर शस्त्र नहीं उठाओगे तो धर्म देश खो दोगे, संस्कृति खो दोगे, अपना समाज खो दोगे। और शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो भारत का ज्ञान नहीं रहेगा। इसलिए शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र की आवश्यकता है। और जब दोनों सुरक्षित हो जाएंगे तो हमारी संस्कृति भी सुरक्षित हो जाएगी, हमारा देश भी सुरक्षित हो जाएगा, हमारा परिवार भी। अभी हमारा कोई भविष्य नहीं रह गया है, अभी हमारा कोई भविष्य नहीं दिखाई देता है। इसलिए भविष्य अगर आज बहुत गलती किया है, पहले के लोगों ने जो गलती किया है वो हम मानते थे कि भारतीय है, लेकिन हमारे पुराने शासक कोई भारतीय थे ही नहीं, भारत के विषय में उन्होंने सोचा ही नहीं। उन्होंने दूसरे को उपहार गिफ्ट देने में लगे रहे। अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं और हम दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। इस बात को आप समझो, पूरी तैयारी कर लो। अब इससे ज्यादा और कुछ बोलना नहीं है। अगर आप संगठित रहोगे, हम लोग साथ में आएंगे, फिर ऐसा होगा ही नहीं। ये जो हो रहा है ये संगठित नहीं होने का परिणाम है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। हम लोगों का यहाँ पहली बार आना हुआ है। अभी जो आप लोगों ने समस्या रखी तो समस्या जटिल है। हम अपने अतीत को भूलते जाते हैं। अब बताइए कि हम जिसके वंशज हैं, हमारा इतना गौरवमयी इतिहास है कि जिसके पिता चक्रवर्ती सम्राट थे, महाराज पांडु, उनके ही पुत्र हुए थे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर वगैरह। और उसको अपने घर में खाने के लिए नहीं मिला, परिस्थिति है। फिर वे चक्रवर्ती सम्राट बने, लेकिन कब? उनको शस्त्र उठाना पड़ा। यदि उन्होंने न्याय के लिए अपना घर छोड़ा, जंगल में रहा, तो अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए उन्हें शस्त्र उठाना पड़ा, जो महाभारत का युद्ध हुआ था। वैसे जो मणिपुर का प्रांत है, जिसकी इतनी गौरवमयी परंपरा है, इतिहास है, तो शब्द दो प्रमुख जातियों का चर्चा हुआ है। एक जो हमारी सनातन संस्कृतियां हैं, मणिपुर के उत्पत्ति का कारण है, जिन राजवंशों के हम अपने को संतान मानते हैं, वो मैतेई है। और मैतेई वो जाति है जो हमेशा से दूसरों से मिताई से मैतेई बना। मिताई शब्द जो है, जिसे हम मित्रता कहते हैं, फ्रेंडशिप कहते हैं, वो फ्रेंडशिप है मैतेई। और अमीय भूषण जी बताते थे कि मंगोल से आकर के वो आए नहीं, उसको आप लोग क्या कहते हैं, कुकी। हम लोग भी जो बड़े बड़े आदमी है, जो गरीब है वो तो खुद बना लेता है, कुक कर लेता है। जो बड़े बड़े आदमी थे, राजा महाराजा थे, धनी मनी थे, वो लोग उनको लाया खाना बनाने के लिए। वैसे नहीं आया, उसको काम करने के लिए बुलाया गया, उसको अपने घर में कुक बनाने के लिए। इसलिए वो लोग आकर के अब इतने ज्यादा हो गए कि वो हमारे ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं। तो कुकी जो है, उसकी कोई मूल जाति नहीं है। जैसे आपकी जाति है, किसी ब्राह्मण की जाति है, क्षत्रिय की जाति है, ऐसी जाति नहीं है। वो हर जाति के उधर विदेशी लोग जो थे, वो आपके पूर्वजों के यहाँ, आपके राजा महाराजाओं के यहाँ वो भोजन बनाने के लिए आया था। उधर पाश्चात्य सभ्यता में भोजन बनाने को अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं, कुकिंग कहते हैं ना। तो उसको लाया गया, तो अब कुक को कहाँ लोग रखेगा? उसके लिए घर की व्यवस्था, उसके लिए भोजन की व्यवस्था, उसकी पगार क्या कहते हैं, वेतन की व्यवस्था। अब वो इतने आ गए कि अब वो हम लोगों पे ही भारी पड़ रहा है। लेकिन इसे हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम मणिपुर सरकार से भी और अभी जो हमारे भारतवर्ष के
माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जो इन सारी बातों को केवल स्वतंत्रता के बाद से ही नहीं, स्वतंत्रता के पूर्व से ही उन सारे विषयों पर में वो ध्यान दे रहे हैं। आज की बात लीजिए, जैसे अमीय भूषण जी कह रहे थे कि कश्मीर में क्या हुआ, और वो जो संविधान था उसको बदला गया। ऐसे ही हमारे पूर्वोत्तर के जो प्रांत है, उस पूर्वोत्तर के प्रांत में भी ऐसे संविधान की व्यवस्था लागू करनी चाहिए जिससे हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो। और हम लोग इसके लिए आप लोगों के साथ हैं, आवाज उठाएंगे, सरकार से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो प्रजातंत्र है। तो प्रजातंत्र में हम मालिक हैं, हम जितने जनता है वो मालिक है। लेकिन शास्त्र में कहा गया है राजा कालस्य कारण, और हमारे ऐसे राजा हैं जो हमारे इस सनातन धर्म को देख रहे हैं। आज बाबर के समय से दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब वो शौर्य दिवस के रूप में उस बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ा गया, सज्जनों, तो उस समय जो भगवान टेंट में थे, पानी चूता था, उसको बदला नहीं जाता था। क्या ये बात गलत है? तो ऐसे ही जैसे महोदय ने बताया कि पहले 64,000 64 था, इतने 1000 शरणार्थी थे जो अपने घर से विमुख हो गए थे। अब वो 52 पर में आया है, वो और कम होगा, सब अपने घर में स्थापित होंगे। और समय की मांग है, परिस्थितियों को देख करके परिस्थिति के अनुसार हमें चलना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि हर कोई काम देश काल परिस्थिति जन्य होना चाहिए। तो आज जो हमारी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार हम सारे संत जो ये पूर्वोत्तर की यात्रा किए हैं, यहाँ के लोगों की दशा, उनकी दिशा, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनके धर्म, उनकी संस्कृतियां, उनका रहन सहन, इन सब को देखने के लिए कि हम लोग जो यहाँ के तीर्थ देखे हैं, ऐसे अद्भुत तीर्थ तो भारत में नहीं दिखाई पड़ रहा है। कल हम लोगों की जो ये यात्रिक लोग हैं, ये संत लोग हैं, तो हमारे माननीय पूजनीय शास्त्री जी उनको बताए, आपको त्रिपुरा के जो मानिक साहा जी, उनको बताए, पूरी विधिवत बताए, और उन्होंने स्वीकार किया। ये भी नहीं कि उसने स्वीकार नहीं किया, उन लोगों ने हमें आश्वासन भी दिया, हम लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और राज्यपाल ने भी, कि हम अगली बार आप आएंगे तो जो जो असुविधा हुई है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो वही निवेदन हम लोग मणिपुर के शासन से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि हमारे इन सनातन धर्मियों की जो बदहाली है उसके लिए वो कुछ न कुछ प्रयास करें, और हमें आशा है कि वो प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बंधुओं, ये हम मणिपुर में आए हुए हैं। बड़ी मणिपुर हमारे माननीय इन लोगों के माध्यम से जाना कि मणिपुर क्या है। जो मणिपुर में मैतेई समाज के साथ में जो हुआ है, वैसे ही भारत के साथ चाइना हुआ था 1962 में। 1962 में अगर चाइना ने भारत पर आक्रमण नहीं किया होता तो भारत आज मोदी के राज में इतना मजबूत नहीं हुआ होता। इसलिए बहुत जगह कि मैतेई समाज पर जो संघर्ष हो रहा है, मैतेई समाज संघर्ष करेगा, और देखिएगा आज 5 साल के बाद मैतेई समाज एक हीरो बनकर के उभरेगा, और इस मणिपुर में कोई उसका जवाब नहीं देगा।
संघर्ष करेगा। इन्हीं आशीर्वाद और शब्दों के साथ इस संतों का आशीर्वाद है कि आप लोग भी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वी आर विद यू, try to struggle. Nothing is impossible in the world. Everything is possible. But struggle yourself. Try and try and try again. बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जोर से बोले जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और राजमणि जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और महात्मा जी से भी मिलना हुआ और इस परिवार के साथ पहली बार हम लोग मैतेई हिंदू समाज के लोगों के साथ मिले जुले और जाने कि भाई क्या परिस्थितियां मणिपुर की हैं और मैतेई हिंदू समाज का रहन सहन, भोजन इत्यादि सब कैसा है। मतलब अब तक पढ़ कर के, सुन कर के, पहली बार देख कर के चीज़ों को हम लोगों ने अनुभव किया। इस यात्रा के संवाद को यहीं विश्राम देते हैं, आगे कोई और कथा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।